हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हमने भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के पहले 13 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो कि निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था यानी कि इलेक्शन सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम से संबंधित है, उसको स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के पहले 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आर्टिकल 324 से 329 किससे संबंधित है? चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें या फिर एक राज्यपाल की शक्तियां। सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चुनाव। चुनाव कौन से आर्टिकल में है? 324 से लगा के 329। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यानी कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, उनका कार्यकाल कितना है, उनका टेन्योर कितना है, यह पूछा गया है। तो देखें, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। यदि किसी व्यक्ति को 58 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है तो वो 64 साल के जब होंगे तब रिटायर होंगे, क्योंकि 6 वर्ष हो जाएंगे। वहीं अगर किसी आदमी को 60 वर्ष की आयु में बनाया जाता है तो 65 पे रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले हो। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन सूची यानी कि जो इलेक्शन होगा उसकी लिस्ट, इसको आप मतदाता सूची या फिर वोटर लिस्ट भी कहते हैं। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर, संसद यानी कि पार्लियामेंट, या फिर स्थानीय प्रशासन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर? तो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशंस पे। और मंत्री परिषद के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? कोई सांसद यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अयोग्यता संबंधी अगर कोई विवाद हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ये डिस्प्यूट पे सॉल्व कौन करेगा, इस पर डिसीजन कौन देगा? ऑप्शंस देखें, राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है, यानी कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। कुछ केसेस में ये न्यायपालिका के समान भी कार्य करता है, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेंगे? तो देखें, किसकी राय प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति अगर इन एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, निर्भरताओं की बात हो रही है? ऑप्शंस देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के महान न्यायवादी, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे? राष्ट्रपति सलाह लेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उसकी सलाह के आधार पर ही इसका डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है के वी के सुंदरम, सुकुमार सेन, जी वी मावलंकर, या फिर टी स्वामीनाथन। इजी क्वेश्चन है, सही आंसर होगा
ऑप्शन बी सुकुमार सेन। जो ऑप्शन सी में लिख रखा है जीवी मावलंकर साहब, ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष। बट यहां पे आपको मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो ऑप्शन बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से कब हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? पहला है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। सेकंड, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। और चौथा है मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो वो ही प्रोसेस फॉलो करना होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर लागू होता है। और ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, इनको हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए, उसके बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया सेम है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए लागू होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। नेक्स्ट, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है? अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यहां पे बात हो रही है निर्वाचन आयुक्त की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं हो रही है, निर्वाचन आयुक्त की हो रही है। अगर उनको अपने पद से हटाना है तो उसके लिए किसकी सिफारिश, किसकी संस्तुति चाहिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है, किसके बराबरी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद? ऑप्शंस, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने पीछे ही डिस्कस किया था, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो किसके समकक्ष हो जाएंगे? वो समकक्ष हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, पूछा गया है। ऑप्शंस RM निकम, SK बेदी, VS रमादेवी, या फिर GD दास। तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी VS रामादेवी, और ये बनी थी नवंबर 1990 में, 1990। VS रामादेवी के नाम और भी काफी सारी अचीवमेंट्स हैं। यह कर्नाटका राज्य की पहली गवर्नर, राज्यपाल रह चुकी हैं। यह पहली महिला हैं जो राज्यसभा की सेक्रेटरी जनरल भी रह चुकी है, यानी कि राज्यसभा की महासचिव भी रह चुकी है। और इसके साथ साथ यह भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुकी। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन सरकार यानी कि इलेक्टोरल गवर्नमेंट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट्स हैं, एक रॉन्ग है, उसे चूज करना है। पहला, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, बिल्कुल सही है ये तो। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य निर्वाचन नामावली है, यह भी सही है। नेक्स्ट, संसद के पास निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून बनाने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। परिसीमन का मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन, क्षेत्र बढ़ाना हो, घटाना हो, ये सारा कुछ। भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून की वैधता की संकक्षा करने का प्राधिकार है। यह स्टेटमेंट गलत है, सुप्रीम कोर्ट इसकी संकक्षा नहीं कर सकती। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट डी इसमें रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती? अगर आपको कोई राजनीतिक दल बनाना है, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण,
और फिर आपको मान्यता लेनी होगी, रिकॉग्निशन। कौन देता है ये क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय और या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी नए राजनीतिक दल को पंजीकरण और उसकी मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। कौन सा काम है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है। पहला, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश और नियंत्रण, ये तो इनका ही है, वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, बिल्कुल सही है। लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, यह भी बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का, यही करवाते हैं। चौथा है, विधान मंडलों के चुनाव हेतु उचित प्रावधान करना। चुनाव तो ये करवाते हैं मगर प्रावधान राज्य की विधान मंडल करेगी, ये भारत की संसद करेगी, ये नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी। और हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। कौन सी चीज है जो चुनाव आयोग से रिलेटेड नहीं। पहला, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा, चुनाव की वैधता का निपटारा और चौथा है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो देखें, चुनाव चिन्ह का बंटवारा हो, चाहे वैधता का निपटारा हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से करवाना हो, तीनों भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का ही काम है, उसी की जिम्मेदारी है। मगर चुनाव की अधिसूचना जारी करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पहला है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। सरासर गलत है। भारत के जो निर्वाचन आयोग है इसमें 3 सदस्य हैं, 5 नहीं है। एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 है अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो टोटल 3 है। नेक्स्ट, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के चुनाव कार्यक्रम तय करता है। होम मिनिस्ट्री, गलत है, यह भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। थर्ड है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन / विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। यह बिल्कुल सही है। अगर कोई मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पार्टी अगर टूट रही हो या एक पार्टी के कुछ सदस्य जाके दूसरी पार्टी में मिल रहे हो, विलय हो रहा हो, इसमें अगर कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, तो कौन सॉल्व करेगा? निर्वाचन आयोग ही सॉल्व करेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली 3, ऐसा ऑप्शन डी है, केवल 3। नेक्स्ट, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत है? इंडिया में अलग अलग तरीके के इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, फिर संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, फिर राज्यों की विधानमंडलों का, पंचायत का, नगर पालिकाओं का, सबका। तो कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां भारत में चलती हैं, स्वीकृत हैं, कौन सी नहीं है, ये बताना है। पहला है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या कहां पे होती है? ये होती है लोकसभा के सदस्यों के लिए और राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के लिए, एमपी और एमएलए, लोकसभा, एमपी और एमएलए। नेक्स्ट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी बिल्कुल सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये कहां पे होती है? ये भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी से होता है। इंग्लिश में से कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ध्यान रखें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, यह भारत में नहीं होता है, यह जर्मनी जैसे देशों में होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यह भी भारत में नहीं होती। तो कौन कौन सी है? 1 और 2, ऑप्शन ए 1 और 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यानी कि रीजनल पार्टी है, उसको अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। और वो कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करते हो, उन शर्तों पे अगर आप खरे उतरते हो, तो भारत का निर्वाचन आयोग आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देता है। तो क्या कंडीशन है वो पूछी गई, क्या शर्तें हैं? पहला है, वह 4 या अधिक
में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे। यहां पे 4 या अधिक, ध्यान रखें राज्य आएगा, राज्यों में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन में किए गए मतदान के कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना है। सही है। नेक्स्ट, वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे, यह भी सही है। या तो उसे चुनाव में 6% वोट मिले कुल लीगल वोट्स का, और या उसे लोकसभा के चुनाव में एक या एक से ज्यादा राज्यों से कम 4 लोकसभा की सीटें मिले। दोनों में से कोई भी अगर हो जाता है तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता ले लेता है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है? पहला, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी विधानमंडलों के चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ये करवाते हैं। संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा, और उसके साथ साथ राज्य की एमएलए विधानसभा और विधान परिषद एमएलसी, इनका चुनाव भी ये करवाते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना ये नहीं है, ध्यान रखें, राष्ट्रपति शासन लगाना इनका काम नहीं है। चौथा, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, यह भी सही। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट, कथन और कारण है। तो कथन देखें, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल कौन सा है? 243 के है, 243 के। सेकंड है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत, पंचायतों के निर्वाचन यानी कि चुनाव पर भारत का निर्वाचन आयोग निरीक्षण करता है, गलत है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये गलत है। कथन सही, कारण गलत। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत। नेक्स्ट, फिर कथन और कारण है। तो कथन देखें, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। बिल्कुल सही है, संसद और राज्य के चुनाव यही करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। कारण, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, बिल्कुल ही गलत है। पद से हटाना है तो इसका अधिकार संसद के पास है, जो कार्यपालिका नहीं विधायिका कहलाती। तो कथन सही, कारण गलत। ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत। नेक्स्ट, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। दो कमिटीज हैं, एक है तारकुंडे, एक है गोस्वामी। किससे रिलेटेड है? पहला, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। सेकंड, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध। राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, और या फिर चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो तारकुंडे और गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले इंडिया में वोटिंग एज जो है वो 21 ईयर्स थी, अब वो 18 ईयर्स हो गई है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया? क्वेश्चन है 35वां, 42वां, 52वां या फिर 61वां। सही आंसर है ऑप्शन डी 61वां, और इसका साल था 1989, 1989। इस साल भारत में जो मिनिमम वोटिंग एज है उसे 21 से घटा के कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का कौन सा वर्जन है जो हम लोग यूज ले रहे हैं? ऑप्शंस देखें, M1, Z1, M3 या फिर Z3। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी M3। वीवीपैट का M3 जो है वर्जन वो हम लोग यूज लेते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, पेपर ऑडिट ट्रायल इसे कहा जाता है वीवीपैट। जब आप वोट देते हैं ईवीएम मशीन पे तो पास में एक मशीन है जिसमें एक पर्ची निकलती है, वो मशीन से बाहर नहीं आती, मशीन के अंदर ही है। उस पर्ची पे आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, जिस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं,
उसका नाम लिखा आ जाता है, सो दैट आपको पता चल जाए आपने जो बटन दबाया है वहीं पे वोट गया है और वो पर्ची अंदर ही किसी डब्बे में गिर जाती है। इसको वीवीपैट कहा जाता है। तो वर्जन कौन सा है? M3। नेक्स्ट, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किन आम चुनावों में किया गया था? पहली बार 18 वर्ष के लड़कों ने लड़कियों ने कौन से चुनाव में वोट दिया था? क्वेश्चन है 1987, 1988, 1989 या फिर 1990। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989, क्योंकि ये 21 वर्ष से घटाकर अभी हमने पीछे देखा है 18 वर्ष, पहले 21 ईयर्स था वोटिंग एज, फिर वो 18 ईयर्स हुआ, ये 1989 में हुआ है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी कि ईवीएम किनके साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है? ईवीएम भारत खुद बनाता है, हम खुद बनाते हैं। कौन सी भारत की वो कंपनी है? वो पीएसयू है जो इनको बनाता है ईवीएम मशीन्स को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बेल कहा जाता है, बीईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईसीआईएल, और या फिर भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। इन चारों में से ये चारों भारत सरकार के उपक्रम है, पीएसयूज हैं। कौन सा पीएसयू है जिसके साथ मिलकर ईवीएम मशीन बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की याचिका पर नोटा को मान्यता दी? नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव। आपको ऑप्शन मिलने लगा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो आपके क्षेत्र में खड़े हुए हैं, आप अगर किसी को वोट नहीं देना चाहें उनमें से, तो ऐसा ना हो कि आप वोट देने ही नहीं जाए, आप वोट देने जाइए। आपको एक नया ऑप्शन दिया जाता है और वो ऑप्शन है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव, मैं किसी को वोट नहीं देता हूं या देती हूं। तो ये कौन से एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को मान्यता दी है? ऑप्शन देखें, द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, द अनगुन्स, मुस्कान या फिर लहरिया। तो वो एनजीओ था जिसने याचिका लगाई थी, वो था द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, और इसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को क्या दिया है? मान्यता दी। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीपैट काफी न्यूज में रहता है, विवादों में रहता है। ईवीएम मशीन, जब वीवीपैट के ऊपर जो है सरकार बात करती है, निर्वाचन आयोग बात करता है, तो वीवीपैट प्रणाली का उपयोग पहली बार कहां किया गया था? ये क्वेश्चन है। देखें, उत्तरी परावूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल, नोक्सेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नागालैंड, मापुसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोवा या फिर नाम्बोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मणिपुर। तो वीवीपैट प्रणाली का पहली बार उपयोग हुआ है ऑप्शन बी, नाक्सोन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नागालैंड में, और यह हुआ है 2013 में, 2013 में पहली बार। नेक्स्ट, इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशों पर विचार कीजिए और सही आंसर को चूज करना। इनकी सिफारिशों में कौन सी सही है, कौन सी नहीं है? तो देखें, चुनाव खर्च सरकार वहन करे और इसके लिए एक चुनाव कोष का निर्माण हो, बिल्कुल सिफारिश थी। राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व राज्य स्तरीय दलों को राज्य स्तरीय क्षेत्र में कार्यालय और टेलीफोन सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, ये भी इन्होंने बिल्कुल सिफारिश की थी। ग्राम चुनाव सामग्री हर मतदाता के पास निःशुल्क दी जाए, ये भी इन्होंने सिफारिश की थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने तीनों की तीनों सिफारिशें की है, तीनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। और अब चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो वोट देने का अधिकार है, जिसे हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें दिया गया है कि हम भारतीय संविधान में उसका उपयोग कर सकें? लोकसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा एमपी, और उसके साथ साथ राज्यों के एमएलए, विधानसभा के सदस्यों के लिए। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 326, आर्टिकल 325, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 323। तो ये अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर।
आर्टिकल 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 14 के पहले 30 क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।